नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे, रसायन शास्त्र का। तो रसायन शास्त्र में अभी तक हमने एक भी सब चैप्टर नहीं किया है। आज हम चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। हर एक पॉइंट को बारीकी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हमें इस चैप्टर में हमें मुख्यतः दो चीज पढ़ना है। एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है और दूसरा समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन से। तो जिसका डेफिनेशन क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, तो देखिए, क्या बोला है, जब कोई पदार्थ अकेले, ये मान लीजिए एक हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा पदार्थ हो गया, तो अकेले जब ये रासायनिक अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ, तो जब इसका हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है CaO प्लस CO2। अच्छा, तो इसका हम रासायनिक अभिक्रिया करें तो क्या बना CaO प्लस CO2। हमारा C कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इसका गुण कुछ और है और ये दो पदार्थ इससे बने, ये दोनों पदार्थों का गुण कुछ और हो गया। तो वही बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। पदार्थ सब वही है, बस जब इसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो इसका गुण बदल गया। अच्छा, तो ऐसे जो अभिक्रिया होता है, जिस अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर HCl हो गया, इसको जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो यह हो जाएगा हमारा H2 प्लस Cl2। तो H2Cl2 हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा H2 है, यहाँ पर Cl2 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब बैलेंस कैसे किया जाता है इसमें आगे पढ़ना है, तो चलिए हम उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर एक पदार्थ है, या आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम पहले ही लिख दे रहे हैं H2 प्लस Cl2। देखिए हम क्यों लिखे हैं, बोला है जब कोई पदार्थ अकेले, तो ये तो अकेले पदार्थ है, दो नए पदार्थ का निर्माण किया। अब कोई दो पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है। तो इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा HCl, और HCl बन जाएगा तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन हो गया। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो वो भी हमें पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रासायनिक अभिकारक। तो चलिए अभिकारक का भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अभिकारक, तो अभिकारक का डेफिनेशन क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो आप हम लिख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अगला इसी में आता है अभिकारक हो गया ना, ये हो गया प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को
रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए जैसे मान ला हमारा एक इसी में से हम कोई ले रहे हैं, तो ये एक हमारा हो गया, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा पदार्थ हो गया। अब इसको हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बना है, CaO प्लस CO2। देखिए अब जब दो पदार्थ बने हैं तो ये जो है इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये हमारा अभिकारक हो गया। क्यों अभिकारक हो गया कि यही कैल्शियम कार्बोनेट जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है, तो ये हमारा अभिकारक हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो हमें प्रतिफल के रूप में क्या मिला है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रतिफल होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। अच्छा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने का प्रोसेस क्या है। जैसे आप खाना बनाए, हम लोग गणित हल करते हैं, जो भी क्वेश्चन हल करते हैं उसका क्रियाविधि कहता है, स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, कि कैसे किसी पदार्थ का हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग जल का लेते हैं अगर, तो यहाँ पर जल का क्या आता है, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, H2O। यहाँ पर दो हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का दो परमाणु है, और यहाँ पर एक जल का निर्माण किए। तो देखिए ये वास्तव में होता क्या है, ये कैसे होता है कि मान लीजिए जब हाइड्रोजन दो है ना, तो हाइड्रोजन ऐसे होता है, हाइड्रोजन का दो परमाणु हो गया, वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन का दो परमाणु हो गया। अब ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए सबसे पहले अपने बंधन को तोड़ते हैं। ये अपने बंधन को तोड़ते हैं इसलिए ताकि ये दूसरे के पास जा सके। तो मान लीजिए अपना बंधन यहाँ पर तोड़े, तो बंधन तोड़ के क्या करते हैं कि जैसे हमारा एक ऑक्सीजन है वो हमेशा दो हाइड्रोजन के साथ रह सकता है। तो यही जब इसका जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगा, एक साथ दो हाइड्रोजन को अपने साथ रख लेगा। अब बताइए एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन को तो अपने साथ रख लिए, अब एक हमारा ऑक्सीजन तो बच गया, इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो ये भी हो जाएगा। देखिए अगर अब हम इसको संतुलित करें, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ दो है, हमारा ऑक्सीजन एक ही है। तो अगर हम संतुलित करें तो यहाँ पर दो लगाएंगे, और जब दो लगाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन दो हो गया, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया, तो फिर यहाँ पर हम दो लगा देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर दो पहले से हाइड्रोजन है और दो हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो ये एक बंधन हो गया। तो इसका जो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ आ गया, मतलब ये ऑक्सीजन भी दो हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया। अब देखिए दो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन अपने साथ रख लिया। तो इस प्रकार इसका अभिक्रिया होता है। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हमने जो परमाणु होते हैं किसी भी पदार्थ के, वो अपना सबसे पहले अपना बंधन को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपने बंधन तोड़ते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, रासायनिक, सबसे पहले ये क्या किए, अपना रासायनिक अभिक्रिया को बंधन को तोड़े। इसके बाद अब क्या करते हैं, ये तो बंधन टूट गया, अब बंधन तोड़ने के बाद क्या करते हैं, ये अपना प्रतिफल बनाने के लिए, जो भी है उत्पाद बनाने के लिए क्या करते हैं, बंधन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रतिफल बनाने के लिए फिर बंधन बनाते हैं, तो बंधन बनाते हैं। तो ये इसका रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि हो गया। सबसे पहले
ये सबसे पहले नए रासायनिक क्रिया के लिए, नए पदार्थ बनाने के लिए अपने बंधन को तोड़ते हैं, और फिर नए पदार्थ बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने बंधन को अपने अनुसार जोड़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। मतलब ये हुआ कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उससे हमें क्या क्या मिलता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो पहला होता है गैस की उत्पत्ति। तो देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनका हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ गैस का निर्माण होता है। तो इसको हम चलिए लिखते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके होने के पश्चात कुछ गैस का निर्माण होता है। कुछ गैस का निर्माण होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनका हम रासायनिक अभिक्रिया जब कराते हैं तो कुछ गैस का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक हो गया HCl का, अगर हम सोडियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2 गैस बनकर निकल जाता है। तो ये हो गया गैस की उत्पत्ति। अगर अब इसमें अगला पॉइंट हमारा है अवक्षेप का बनना। पता नहीं क्या काट लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अवक्षेप का बनना। देखिए अवक्षेप का बनने का मतलब यह होता है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि जिनके होने के फलस्वरूप कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विलयन के रूप में ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके होने के पश्चात कोई एक पदार्थ विलयन से ठोस के रूप में अलग हो जाता है। कोई एक पदार्थ विलयन से ठोस के रूप में अलग हो जाता है। तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 का जब हम क्रिया कराते हैं सिलोनाइट्रेट का तो बनता है AgCl प्लस NaNO3। देखिए हम ये दोनों पदार्थों का जब अभिक्रिया कराएं तो ये क्या बना, AgCl, ये हमारा अवक्षेप हो गया। अवक्षेप बनकर दोनों पदार्थ से अलग हो गया, तो यही होता है अवक्षेप। जैसे हम लोग कोई पदार्थ है, किसी को हम कैसे बताएं, मान लीजिए देखिए जैसे दही है, दही को हम लोग मथनी से मथते हैं ना, तो उससे क्या निकलता है, जिसे हम लोग आम भाषा में घी कहते हैं, मक्खन, वो दही से अलग निकल जाता है। तो जो हमारा दही होता है तो वो तो हमारा विलयन हो जाता है, गाढ़ा जो होता है वो विलयन हो जाता है, लेकिन जो उसमें ठोस के रूप में निकलता है जिसे हम लोग मक्खन कहते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा अवक्षेप हो जाता है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें अगला पॉइंट हमारा है तीसरा, रंग बदलना। रंग बदलना का मतलब कि किसी पदार्थ का जब हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो मान लीजिए उसका कुछ रंग और है, और जैसे ही उसका रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो भी नए पदार्थ बना है उसका नए पदार्थ का क्या हुआ, रंग बदल गया। तो हम लोग लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनके होने के बाद फलस्वरूप जिसके होने के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का रंग बदल जाता है। जो भी नया पदार्थ बनेगा उसका रंग बदल जाएगा। इसमें चौथा पॉइंट है ताप का बदलना। देखिए, अब ताप का बदलना में दो है, एक हो जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी और दूसरा हो जाएगा ऊष्माशोषी। चलिए दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा जब रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात हमें ऊष्मा प्राप्त होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात हमें ऊष्मा प्राप्त होता है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसमें से अब दूसरा हमारा है ऊष्माशोषी। तो जब रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है, हमें बाहर से ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। हमारा हिंदी अगर कहीं गलत हो तो माइंड मत करना, मान के चले कि हिंदी हमारा कमजोरी है। देखिए, तो ऊष्माक्षेपी कौन हो गया? अगर हम किसी पदार्थ का हम रासायनिक अभिक्रिया जब करा रहे हैं और उस पदार्थ से हमें ऊष्मा प्राप्त हो रहा है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात किसी भी पदार्थ का अगर हम रासायनिक अभिक्रिया कराएं और हमें बाहर से उसे ऊष्मा देने पड़ा, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए जितने टेम्परेचर की जरूरत है उतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, हमें बाहर से उसके लिए एक्सटर्नल कुछ सोर्स लगाना पड़े,
तो उसे हम लोग उसमें शोषी कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि जिस अवस्था में अगर किसी हम पदार्थ का जिस अवस्था में हमने लेकर उसका रासायनिक अभिक्रिया कराया, वो उसने अपना नया पदार्थ बनते ही अपना अवस्था चेंज कर दिया, उसे हम लोग अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ का अवस्था से मतलब पदार्थ में 3 रूप में मिलते हैं, एक ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। अवस्था बदल जाए तो यह होता है जब रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ का अवस्था बदल जाए। अवस्था बदलने का मतलब क्या हुआ कि अगर पदार्थ हमारा ठोस में है तो या तो द्रव हो गया या गैस के रूप में हो गया, या हमारा द्रव के रूप में है तो ठोस के रूप में हमारा नया पदार्थ बना। कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के पश्चात जो नए पदार्थ बनेंगे उनका अवस्था चेंज हो जाए। जिस अवस्था में हमारा पदार्थ बना था, जिस अवस्था में हमारा पदार्थ था रासायनिक अभिक्रिया के पहले, उस अवस्था को उसने छोड़कर अपना अवस्था चेंज कर लिया, तो उसे हम लोग अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो ये था। अब इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट बुक में दिया है रासायनिक समीकरण। हमारा अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। तो इसको हम लोग लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनका हम पूरा नाम न लिख के शॉर्टकट नाम लिखेंगे, और जो उसका संकेत हो, जिस संकेत की वजह से पूरा दुनिया जानता हो। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर H2 हो गया प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं HCl, और संतुलित करने के लिए इसमें हम 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा ये पूरा जो हो गया ये हमारा पूरा एक रासायनिक समीकरण हो गया। वैसे अभी हमने पढ़ा ही है कि इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ये इसका प्रोसेस बता रहा है कि किधर से किधर अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। हमें कौन कौन से नियम का पालन करना होता है एक समीकरण को लिखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए अगर हम यहाँ पर आपको बताएं, जैसे मान लीजिए हमारा H2 है प्लस Cl2 को हम लोग बनाते हैं तो 2HCl हो जाता है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है अभिकारक होता है, और ये हमारा क्या होता है प्रतिफल होता है। तो अभिकारक को हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है तथा प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है
अभिकारक को समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है। दूसरा हमारा अभिकारक कहाँ हो गया? समीकरण के बाईं तरफ, और प्रतिफल हो गया समीकरण के दाईं तरफ। तो लिखेंगे प्रतिफल को हमेशा समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमारा अभिकारक 2 हो, हमारा अभिकारक संख्या 1 से अधिक हो, तो दोनों अभिकारकों के बीच में हम लोग धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे यदि अभिकारक की संख्या एक से अधिक हो, यदि अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो तो दोनों अभिकारकों के बीच में धनात्मक मतलब पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। अगर हम देखें तो जो कंडीशन हमारा अभिकारक है वही क्या होता है? प्रतिफल का भी। तो प्रतिफल भी अगर 2 से अधिक 1 से अधिक हो तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों प्रतिफल के बीच में हम लोग धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही बात लिखेंगे, बस प्रतिफल की जगह पर हम लोग अभिकारक की जगह पर प्रतिफल कर देंगे। तो लिखेंगे यदि प्रतिफल की संख्या 1 से अधिक हो, यदि प्रतिफल की संख्या 1 से अधिक हो तो दोनों प्रतिफलों के बीच में धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है एक बार थोड़ा देख लें। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह से अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। एक तीर चिन्ह, एक तीर चिन्ह से अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ये अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये क्या हो गया? हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा प्रतिफल हो गया। दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या किया है? इसमें तीर का निशान लगा दिया है। अब देखिए अगर 2 अभिकारक हमारा है, 1 से अधिक अभिकारक है, तो हमने क्या किया? दोनों अभिकारक के बीच में हम धनात्मक चिन्ह लगाए हैं। अगर इसी समीकरण को पलट दे, आप इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, तो क्या होगा? जो हमें प्रतिफल के रूप में मिलेगा, जब हमारा 1 से अधिक प्रतिफल होगा तो क्या करेंगे हम? इसको हम देखिए आप ऐसे लिख दे 2HCl, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? H2 + Cl2। तो अब देखिए यहाँ पर
अभिकारक जब एक से अधिक है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया है, और यहाँ पर जब प्रतिफल भी हमें एक से अधिक मिला है तो दोनों प्रतिफलों के बीच में भी हमने प्लस का चिन्ह यूज किया है। तो ये होता है इसका रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके। तो आप इन्हें याद कर लेना, आपको हमेशा ये हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जो भी सारे पॉइंट है धीरे धीरे हम सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बार आपसे मिलते हैं इसके आगे के पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।